मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पीबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का भौतिक विज्ञान विषय की कक्षा 12 की विशेष कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। सबसे पहले अपन भौतिक विज्ञान में जिस भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। देखिए, विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए कोई भी अपने पास में चालक तार होता है। चालक तार का मतलब होता है कि एक ऐसा तार जिसके अंदर आवेशों को प्रवाहित किया जा सके। आवेशों को प्रवाहित किया जा सके, आवेशों का प्रवाह हो सके, उस तार को क्या बोलते हैं? चालक तार बोलते हैं। आवेशों का प्रवाह के लिए यदि अपन बात करें तो आवेशों में प्रवाह की दर को विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। यदि विद्युत धारा की सामान्य डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो विद्युत धारा क्या होगी? आवेशों में प्रवाह की दर, आवेश बटा समय। दर का मतलब होता है समय से। आवेशों में प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? अपन विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से निरूपित करते हैं, आई, और आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो इसका मतलब अपने पास जो फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि आवेशों में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश बटा समय, आवेश बटा समय क्या हो जाएगा? अपना विद्युत धारा। इसके बाद में बात आती है सीधी सी कि अपने पास में मात्रकों के बारे में पता होना चाहिए। तो यदि मैं मात्रक की बात करूं तो विद्युत धारा का SI मात्रक की यदि बात करता हूं तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन अपन भौतिक विज्ञान में डायरेक्ट फॉर्मूले से भी मात्रक निकालते हैं। तो देखिए भाई, I बराबर क्या है? Q अपॉन T। तो Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, क्या होता है? कूलाम। और T समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? अपने पास में विद्युत धारा का मात्रक आएगा कूलाम अपॉन सेकंड। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक अपने पास में कूलाम अपॉन सेकंड आता है। दूसरी बात, विद्युत धारा का SI मात्रक की यदि बात करें तो SI मात्रक एम्पियर होता है। साथ ही अपन यदि बात करें कि विद्युत धारा का मापन की बात करते हैं, मापन के बारे में डिस्कशन करें तो विद्युत धारा का मापन एमीटर के माध्यम से किया जाता है। एमीटर के माध्यम से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब देखिए, अब भी अपन ने सामान्य बात की है कि विद्युत धारा होती क्या है। आवेशों में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोला जाता है, आवेश बटा समय, और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वो एमीटर के माध्यम से मापन किया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि विद्युत धारा में भौतिक विज्ञान में कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको पूछ लेता है 1 एम्पियर को परिभाषित करो, 1 वोल्ट को परिभाषित करो। इस प्रकार की कोई भी चीज पूछी जाए, कहने का मतलब यह है आपको 1 को डिफाइन करवाए तो 1 को डिफाइन करवाने का अपने पास सीधा सा फॉर्मूला होता है कि अपन RHS साइड को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। I बराबर क्या है अपने पास में? Q अपॉन T। इसका RHS साइड क्या है? यदि RHS साइड में इसका लेता हूं तो इसका RHS साइड अपने पास में प्राप्त होता है Q अपॉन T। क्या? Q अपॉन T। तो यदि Q अपॉन T की मैं बात करूंगा तो भाई Q अपॉन T को यदि मैं 1 बना दूं तो अपने पास में I की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो Q इज इक्वल टू यदि मैं 1 कूलाम लेता हूं और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेता हूं, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन अपने पास में I इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। 1 में 1 के जब भाग देंगे तो I इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 एम्पियर। क्या आएगा? 1 एम्पियर। ये होती है विद्युत धारा की 1 एम्पियर की परिभाषा। ऐसा पूछा जा सकता है, केवल विद्युत धारा में नहीं, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर को, 1 वर्ड को डिफाइन करवाए तो अपने को RHS साइड को 1 बनाने की कोशिश करना है। जैसे आपका RHS साइड 1 बनता है तो LHS साइड की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? अपने पास में 1 प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि अब अपना टॉपिक आता है धारा घनत्व। दूसरा टॉपिक आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व देखिए, रटना नहीं है, अपने को सीधा नाम से याद रखना है। धारा घनत्व, धारा घनत्व इसको J से लिखते हैं अपन, J। धारा घनत्व की यदि बात करूं तो देखिए, ये कोई चालक तार है आपका, कोई भी चालक तार है ये आपका। इस चालक तार की जब मैं बात करता हूं तो चालक तार के अंदर ये आपका कोई चालक तार है, तो इसके अंदर अपन जैसे अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा जो प्रवाहित होती है वो 2 जगह होती है। एक तो इसकी लेंथ के अनुदिश होगी, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी लेंथ के अनुदिश होगी। जैसे ये तार है तो इसके अंदर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो एक तो ये लेंथ हो गई इसकी, ये क्या होगा? इसका एरिया होगा। तो एरिया
तो देखिए जब भी अपन धारा घनत्व को परिभाषित करते हैं तो इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई क्या है आपकी प्रवाहित धारा, आई क्या है प्रवाहित धारा, और दूसरी बात आती है आपकी ए क्या है आपका क्षेत्रफल, ए क्या है क्षेत्रफल। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसके यदि मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, तो मात्रक क्या आ जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। यहां से यदि मैं इसके अल्पांश की बात करता हूं, अल्पांश के अंदर यदि बात करें तो J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए लिख सकता हूं क्या, अल्पांश की बात करेंगे तो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए अपने पास में वैल्यू आती है। ये वैल्यू किसकी है, धारा की वैल्यू है। जब किसी चालक तार में इकाई क्षेत्रफल में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके अंदर क्या होगा अपने पास में डी आई इज इक्वल टू जे डी ए आएगा। अब दूसरी बात वही आती है कि मात्रक निकाले इसका, तो मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक की बात करें तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो इसका मात्रक यदि मैं बात करूं तो अपने पास में मात्रक आता है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ए क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक होता है, अपना धारा घनत्व का मात्रक होता है। ऐसे ही एक और काम कर सकते हैं अपन, इसके अंदर वीमा भी निकाल सकते हैं। तो वीमा की यदि मैं बात करूंगा तो वीमा की बात करेंगे तो आई की क्या है ए, एम्पियर होता है ना ये ए, इसको क्षेत्रफल मत मान लेना क्योंकि आई का जो मापन किया जाता है जो एम्पियर में किया जाता है ए की पावर 1, और ए क्या है एरिया, एरिया क्या होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ए मीटर की पावर -2। ये क्या आ जाएगा आपके पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, मात्रक आ जाएगा इसका। ये था अपना धारा घनत्व कि कोई भी चालक तार है उसके इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहा जाता है। आई प्रवाहित धारा है, ए चालक तार का क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक निकालेंगे। आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे कि भाई अपन छोटे भाग की बात करते हैं। छोटे भाग में यदि प्रवाहित धारा ले तो J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए आता है। और इसके बाद में मात्रक की बात करें तो J इज इक्वल टू अपन निकाल चुके हैं मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर आता है, और विमा अपन इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है धारा घनत्व, जो है आपका ये धारा घनत्व है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम जो है ये देखो क्या बात बताता है आपको। देखिए ओम के नियम में, ओम का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप 10th क्लास में भी अपने इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ओम का नियम ये बात बताता है कि कोई भी चालक तार है, ये कोई चालक तार है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार के जो दोनों सिरे हैं ना, ये कोई चालक तार है, इसके दोनों सिरे हैं, उनके इनके ऊपर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे I की वैल्यू बढ़ेगी, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा IR, क्या आता है IR। तो IR इज इक्वल टू V लिख सकता हूं मैं, इट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब अपने पास में बात ये आती है कि आप अभी अपन ने बात की जैसे चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ये तो विभवांतर उत्पन्न हो गया। ये अपन चालक तार में धारा प्रवाहित कर रही थी तो ये विभवांतर था ना, दो चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती था, इसको ऐसे लिख दिया अपन ने। तो V बराबर क्या आ गया IR, तो IR बराबर V, तो R की वैल्यू V अपॉन I अपने पास में प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब ये R जो आया है, ये R क्या है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इस R को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब बात यह आती है कि प्रतिरोध होता क्या है, तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में यदि अपन डिस्कशन करें तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता है आपका कि जैसे ही कोई चालक तार है, प्रतिरोध के बारे में यदि अपन डिस्कशन करें, कोई भी चालक तार है उसके अंदर जब भी अपन धारा प्रवाहित करेंगे, ये कोई चालक तार है, जैसे इसके अंदर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के पश्चात चालक तार में जो धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो रुकावट उत्पन्न हो जाती है चालक तार में धारा के मान में, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ये अब कहने का मतलब ये हुआ धारा के मान में उत्पन्न रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध जो है आपका ये कुछ बातों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे प्रतिरोध जो है दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहली जो बात है आपकी वो आती है
चालक तार की लंबाई पर। पहली क्या बात आती है? चालक तार की लंबाई पर। दूसरी बात आती है चालक तार के क्षेत्रफल पर। चालक तार के क्षेत्रफल पर पहले देखेंगे अपन चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, और इसके बाद में देखेंगे कि चालक तार के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है तथा चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। फिर तो आपको मेरी बोल लड़की की बात पल्ला पड़ रही होंगी। ओम का नियम के बारे में अपन ने डिस्कशन किया, जिसके बाद में अपने पास में वैल्यू प्राप्त हुई है आर की। आर जो है दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहली बात आती है एल के ऊपर, दूसरी बात ए के ऊपर। देखिए एल और ए क्या है? ये कोई चालक तार है, इसका मतलब चालक तार की ये कोई लेंथ है जो है आपकी एल, और ये एरिया है चालक तार का जो ए है। ये प्रतिरोध इन दो चीजों पर कैसे निर्भर करता है? पहली बात है चालक तार का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे अपन, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बात हुई कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता हो जाएगा। सामान्यतः अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो पोल्स यूज में लिए जाते हैं, यदि बीच में मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक एक पोल आपको यहाँ लगाना है, एक पोल यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर अपन पोल को नहीं लगा करके इसको थोड़ा और आगे ले जा करके लगा देते हैं, तो इस दौरान चालक तार की लंबाई क्या है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? चालक तार की लंबाई बढ़ जाती है। जैसे ही चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जितना चालक तार लंबा होगा उसमें प्रतिरोध का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे शब्दों में मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या? प्रतिरोध धारा के मान में उत्पन्न रुकावट ही तो होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि चालक तार जितना लंबा होगा ना, उसमें धारा के मान में रुकावट भी उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी। जितना चालक तार लंबा होगा, धारा के मान में रुकावट भी उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होगी। यही कारण है कि जो है पोल्स वगैरह जो लगाए जाते हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि चालक तार का मान की लंबाई ज्यादा बड़ी नहीं हो और धारा के मान में रुकावटें कम उत्पन्न हो जाए। दूसरी बात आती है कि भाई चालक तार जो है उसकी मोटाई जो है वो जो आपका प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चालक तार जितना मोटा होगा, धारा के मान में रुकावट उतनी ही कम उत्पन्न होगी। चालक तार जितना मोटा होगा, धारा के मान में क्या होगी? रुकावट होगी। धारा के मान में वो क्या होगी? कम होगी। धारा के मान में रुकावट क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी। इसी कारण हीटर्स जो हैं या जो आपकी चक्की वगैरह जो होती हैं या हाई लेवल्स की जो यांत्रिक मशीनें होती हैं, उनके अंदर जो अपन तार यूज में लेते हैं वो मोटा तार यूज में लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती जाएगी तो धारा के मान में रुकावट भी क्या होगी? कम होती है। तो देखो, एक तो इक्वेशन आती है आपके पास में R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, दूसरी इक्वेशन आती है R इज द एंटी प्रोपोर्शनल A। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन 1 और इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A लिख सकते हैं अपन। तो R इज इक्वल टू अपने पास में जब भी अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है जो है रो L बाई A। R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो को बोलते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। रो को क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। यहां से यदि मैं रो की वैल्यू निकालूं तो रो एल बराबर क्या आएगा? आर ए। रो की वैल्यू आएगी आपकी आर ए अपॉन एल। तो रो की देखो, रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने को यहां से ये देखने को मिलेगी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान न तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। आप ये नहीं लिख सकते रो इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और रो इज द एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एल, ऐसा नहीं होता है। तो बात करते हैं किसके ऊपर निर्भर करता है। फिर अपन ने ये काम क्यों किया है? ये काम जो किया है अपन ने केवल और केवल मात्रक निकालने के लिए ऐसा कार्य किया है। तो रो का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक तार जो है आपका एल्यूमिनियम का है या अन्य किसी सिलिकॉन का है या अन्य कोई धातु का बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, न कि इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि चालक तार का क्षेत्रफल कितना है और लंबाई कितनी है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान इन दोनों बातों के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो अपने पास में वैल्यू आई है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहां से यदि मैं चाहूं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक परिकलन कर सकता हूं, ज्ञात कर सकता हूं। तो मात्रक की बात आएगी रो, विशिष्ट प्रतिरोध
आर का मात्रक, देखिए आर अपने पास कहां से आया था, V समानुपाती आई, V बराबर आई आर। आर का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो अपने पास में मात्रक आएगा ओम मीटर। ये जो चिन्ह होता है ये ओम का चिन्ह होता है। ऐसा चिन्ह किसका चिन्ह होता है, ओम का चिन्ह होता है। ये होता है कि चालक तार दो बातों पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उनकी सहायता से अपन चालक तार का क्या ज्ञात कर सकते हैं, अपन यूनिट ज्ञात कर सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास में यदि मैं क्वेश्चन लूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई कोई भी चालक तार है, ये कोई आपका चालक तार है, यदि इस चालक तार को मैं लंबाई के अनुदिश काट दूं, लंबाई, ये चालक तार है, ये इसकी लंबाई है, इसको मैं लंबाई के अनुदिश काट दूं, तो चालक तार के अंदर लंबाई के अनुदिश इस चालक तार को काट रहा हूं, तो चालक तार के अंदर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। लंबाई के अनुदिश काटना, अनुदिश काटने का मतलब होता है ये कोई तार है, इसको इसी अनुसार काटें, जैसे लंबाई है उसी के अनुसार काटें। तो इस प्रकार से यदि चालक तार को अपन काटेंगे तो इस दौरान अपने पास में देखिए ये सामान्य स्थिति है, सामान्य फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, यहां से बात अपने पास में ये आती है कि रो एल बाई ए है, तो यदि मैं चालक तार की जो लंबाई है ना, आपकी लंबाई, इसको काटने के पश्चात ये तार है, इसको मैं काट रहा हूं ऐसे, तो ऐसे चालक तार को काटूंगा ना, तो एक बात बताओ, लंबाई तो इतनी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो लंबाई तो क्या रहेगी L, और दूसरी बात क्या आएगी, क्षेत्रफल A कितना हो जाएगा, A/2, क्षेत्रफल पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, आधा। तो इसके बाद में अपने पास में परिवर्तित प्रतिरोध आएगा R डैश क्या होगा अपने पास में, रो L A/2। सही बात है कि नहीं है, तो इसको अपन ऊपर गुणा करेंगे तो R डैश इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में, 2 रो L बाई ए। इसका मतलब हुआ R डैश इज इक्वल टू, देखो रो L बाई ए किसके बराबर है, इक्वेशन 1 से मैं लिख सकता हूं किसके बराबर, R के, तो R डैश इज इक्वल टू 2R। इसका मतलब ये हुआ प्रतिरोध पहले कितना था अपना, रो L बाई ए, अब क्या हो गया R डैश बराबर 2R, प्रतिरोध पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। दूसरी बात पूछिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होगा। अभी अपन ने बात की है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान न तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार को अपन कोई भी कंडीशंस के अंदर काटे तो विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध न तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह केवल चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है। इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि चालक तार जो है, यदि दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि कोई भी चालक तार है उसको लंबाई के लंबवत काट दें अपन, लंबाई के लंबवत यदि अपन किसी चालक तार को काटेंगे तो देखिए लंबाई के लंबवत काटने का मतलब ये चालक तार है, इसको इस प्रकार से काटना। जब चालक तार को इस प्रकार से अपन काटेंगे तो इस दौरान क्या होगा, पहले तो अपने पास में प्रतिरोध था R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब लंबाई के लंबवत काटने पर, लंबाई के लंबवत काटने पर, लंबाई की लंबवत काटेंगे तो आपकी लंबाई आधी हो जाएगी, L इज इक्वल टू L/2, और क्षेत्रफल तो इतना ही रहेगा, क्योंकि देखो ये कोई चालक तार है, इसको लंबवत काटेंगे तो इस प्रकार से काटेंगे, तो इस प्रकार से काटेंगे तो लंबाई तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल ये इतना यहाँ पर है, इसको आप ऐसे काट दोगे तो यहाँ पर जो भाग प्राप्त होगा वो भी तो इतना ही रहेगा, तो क्षेत्रफल तो इतना ही रहेगा। तो R डैश क्या होगा आपका, रो L/2 और A। इसको अपन जब सोल्व करते हैं तो आपके पास में आएगा R डैश इज इक्वल टू रो L/2A। रो L/A क्या होता है, R के बराबर होता है, तो इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू R/2, R डैश इज इक्वल टू R/2 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रतिरोध जो है ना पहले की तुलना में आधा हो जाएगा, पहले जितना प्रतिरोध था उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। और इसके बाद में यदि अपन बात करें R डैश इज इक्वल टू R/2, इसके बाद में मैं बात करता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, विशिष्ट प्रतिरोध तो न तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो ये क्या होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा। ये आज अपन ने बात की कि ओम का नियम क्या होता है, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बाद में अपवहन वेग के बारे में डिस्कशन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भौतिक विज्ञान की कक्षाएं इसी प्रकार से लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।